नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकास चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं। इसीलिए इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या देते हैं जहां बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि वो सारी वीडियो आपके पुलिस री एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है जिनके 100% पुलिस की री एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको देख लीजिए। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो बताइए, कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए है कोंकणी, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है तमिल और ऑप्शन डी है तेलुगु। तो किस साहित्य का स्वर्ण युग था कृष्णदेवराय के समय? तो वो था तेलुगु का। ठीक है ना, तेलुगु साहित्य का कृष्णदेवराय के समय में जो है स्वर्ण युग था। और आप जानते होंगे कि अमुक्तमाल्यद जो है, देवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की। ठीक है ना, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है, तेलुगु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है किसे? ऑप्शन ए है चिकित्सीय थर्मामीटर, ऑप्शन बी है ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, ऑप्शन सी है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर और ऑप्शन डी है पायरोमीटर। तो देखिए कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो उसमें पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए पायरोमीटर क्या होता है कि जब कोई वस्तु विकिरण उत्सर्जित करने लगती है, उसका ताप मापती है और अक्सर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने के बाद ही वस्तुओं में से विकिरण उत्पन्न होता है। तो पायरोमीटर उसी का टेम्परेचर मापती है। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान जो है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है कैडमियम और ऑप्शन डी है मरकरी। तो इसमें कौन सा है जो अविशाल धातु प्रदूषक है? तो देखिए ये होगा ऑप्शन बी, लेड है जो स्वचालित वाहन चालक में सबसे बड़ा अविशाल धातु प्रदूषक है। ठीक है ना, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, किसके रूप में? एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड या सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविशाल धातु प्रदूषक होते हैं। ठीक है, ये धुएं के साथ विमुक्त होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या क्या खराब होता है लेड के कारण? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए लेड का ये नुकसान होता है, आप याद रखिएगा, ये प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है। तो लेड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। ऑप्शन ए है बलरामपुर, ऑप्शन बी है चित्रकूट, ऑप्शन सी है बिजनौर और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो जो बुक्सा जनजाति है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वो पाई जाती है बिजनौर में। सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कानपुर में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन डी, हैदराबाद में है। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? आपको बताना है कि जनगणना 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम नगरीकरण हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो कहां सबसे कम नगरीकरण दर्ज हुआ आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण हुआ। ठीक है ना, जनगणना 2011 के अनुसार। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा में कितना नगरीकरण है? उड़ीसा में है 16.7% दिया है। ठीक है, उड़ीसा में 16.7% दिया है। फिर राजस्थान में दिया है 24.9%, हिमाचल प्रदेश में 10% दिया है और बिहार में 11%। ठीक है, तो बिहार में 11% है, हिमाचल प्रदेश 10% और राजस्थान में 24% और उड़ीसा में 16%। तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं जनपद में, जनपद का नाम बताना है आपको जहां लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है आगरा तथा मथुरा में, ऑप्शन बी है एटा तथा मैनपुरी में, ऑप्शन सी है मिर्जापुर तथा झांसी में और ऑप्शन डी है सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो कहां पे लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शायद, मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती हैं लाल मिट्टियां। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लाल मिट्टियां प्रमुख रूप से झांसी मंडल, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है, मतलब ये जो लाल मिट्टी है दो प्रकार की होती है, एक होती है परवा और दूसरी होती है रक्कर। ठीक है, अब परवा और रक्कर होती है। परवा जो है हल्की बलुई होती है, परवा जो है हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है। ठीक है ना, परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर जो है अपक्षरित मिट्टी होती है। ठीक है, इन दोनों में अंतर भी जान लीजिए। परवा हल्की बलुई और बलुई चिकनी होती है और रक्कर अपक्षरित होती है। ठीक है ना, तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मिर्जापुर तथा झांसी में। ठीक है ना, चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत WTO का सदस्य कब बना? भारत WTO का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए है 1995 में, ऑप्शन बी है 1997 में, ऑप्शन डी है 1996 में और ऑप्शन सी है 1996 में और ऑप्शन डी है 1998 में। तो भारत जो है WTO का सदस्य कब बना आपको बताना है। देखिए भारत जो है 1995 में WTO का सदस्य बना। ऑप्शन ए सही है, भारत 1995 में WTO का सदस्य बन गया। ठीक, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, इसकी स्थापना अर्थात 1 जनवरी 1995 से ही है। समझे, इसकी स्थापना के साथ ही भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। वर्तमान में इसके कुल कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। कितने? 164 सदस्य हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको सही जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है सरसों, वरुणा दिया है, मटर दिया है, सपना। देखिए फसल और प्रजाति है तो सरसों दिया है, वरुणा और मटर दिया है, सपना, अलसी दिया है, सूर्या और मूंगफली दिया है, कौशल। तो बताइए इसमें कौन सी प्रजाति सुमेलित नहीं है? देखिए मूंगफली कौशल होता है प्रजाति, सही है। सरसों वरुणा भी सही है और मटर सपना मटर की प्रजाति होती है, ये भी सही है। अलसी सूर्या नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये सी ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, देखिए सूर्या जो है किस किस की होती है? सूर्या जो है आम की, पपीता की, आलू की आदि की प्रजाति है, न कि अलसी की। ठीक, सूर्या
आम, पपीता और आलू की प्रजाति है, ठीक है ना, अलसी की प्रजाति नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? आपको ये बताना है कौन कुख्यात है जो अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है बार बार नदी। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है दामोदर और ऑप्शन डी है गोमती। तो कौन सी नदी है जो बार बार अपने मार्ग में परिवर्तन करती है? तो वो होगी बी ऑप्शन। आप जानते होंगे कोसी नदी बार बार अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए और आकस्मिक बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है ना। कई 100 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप जानते भी होंगे हालांकि, ठीक है, कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो हमारी कोई नई वीडियो की अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ये हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है कि हम कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करा दें, इसीलिए जहां आवश्यक है सिर्फ वहीं व्याख्या देते हैं। चूंकि प्री परीक्षा में उत्तर सामने होता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को दोहरा लें ताकि दोहराव वाले प्रश्न कभी गलत न होने पाए और आप जो है टॉप स्कोरर रहें। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने इसके पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्रत्येक प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा और ऑप्शन डी है राज्य विधानमंडल द्वारा। तो आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? ठीक है, ये अधिकार किसके पास है? ये है संसद द्वारा, ठीक है ना। संसद द्वारा आपातकाल के समय में किसी राज्य के विधानसभा की जो है अवधि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 172 क्या? अनुच्छेद 172 के अनुसार आपातकाल में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर इमरजेंसी है तो संसद जो है उस विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए वो खत्म हो गया आपातकाल तो वो उसे 6 महीने के अंदर वापस भी ले लेगी, ठीक है ना। तो चलिए अगले, तो अगर मतलब उसकी आपातकाल खत्म हो जाता है तो 6 मास की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है ना, उस खत्म होने के बाद, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें सुमेलित कौन नहीं है। ऑप्शन ए है किर्गिज, मध्य एशिया दिया है, ये जनजातियां हैं जिनका रहने का स्थान दिया, पाए जाने का स्थान दिया है। देखिए किर्गिज मध्य एशिया दिया है, मसाई पश्चिम अफ्रीका दिया है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका दिया है और एस्किमो दिया है ग्रीनलैंड। तो बताइए किर्गिज मध्य एशिया है, ये सही है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका है, ये भी सही है। एस्किमो ग्रीनलैंड है, ये भी सही है। मसाई जो है पश्चिमी अफ्रीका नहीं है, ये है केन्या की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मसाई जो है ये केन्या की तरफ पाए जाते हैं, ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा सही है? ये बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है आरबीआई और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मुद्रा और वित्तीय मामले में सरकार की मदद कौन करता है? तो वो कौन करता है बताइए? वो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई होता है, ठीक है ना। आरबीआई सरकार की मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया और कई तरह से पूछा गया। क्या है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी है बोरेक्स, ऑप्शन सी है सोडियम टेट्राथायोनेट और ऑप्शन डी है अमोनियम मॉलिब्डेट। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, जो फोटोग्राफी में फोटो को स्थिर करने के लिए या परमानेंट करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट के विलयन में फोटो को डाला जाता है, ठीक है ना। देखिए लिखा है सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के क्या है, निगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। किसमें? अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। देखिए सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका उपयोग जो होता है वो सोने और चांदी के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो ऑप्शन ए है हल्दिया, ऑप्शन बी है डिगबोई, ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है कोयली। तो इनमें सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? वो हो जाएगी डिगबोई, ठीक है ना। डिगबोई जो तेल शोधन इकाई है असम में है, ये सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए डिगबोई जो है असम में है, डिगबोई असम में है, ये 1901 में स्थापित हुई थी। कोयली गुजरात में है, 1965 में स्थापित हुई थी। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, 1975 में स्थापित हुई थी। और मथुरा, ये है मथुरा, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये 1982 में स्थापित हुई थी। तो सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? ये है डिगबोई असम में, उसके बाद कोयली गुजरात, फिर हल्दिया पश्चिम बंगाल, ऐसे ही मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? अब बताइए, ये स्टेटमेंट है, किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी है सुभाष बाबू ने। तो किसने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? महान प्रहरी कहा था। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन B2 और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो इसमें कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? देखिए निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसमें कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन B2 और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो इसमें कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए कोबाल्ट जो है एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन उसका नाम है, B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक होता है? देखिए विटामिन B12 वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की जो है गड़बड़ हो जाती है, नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी जो है गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत भी जान लीजिए। तो विटामिन B12 कहाँ कहाँ पाया जाता है? मांस, मछली, यकृत और दूध, ये विटामिन B12 के स्रोत हैं। कौन से? मांस, मछली, यकृत और दूध, ये सब विटामिन B12 के स्रोत हैं, ठीक है ना। तो विटामिन B12 जो है वृद्धि के लिए आवश्यक है, साथ ही इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की या नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है आरबी घोष। आप जानते हैं कि सूरत का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो बहुत चर्चा में था, तो आप बताइए कि इसमें कौन सा है, कौन 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी आरबी घोष। ठीक है, आरबी घोष महोदय ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए सूरत में क्या हुआ था, उसमें नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच बवाल हो गया था और बंटवारा होने की स्थिति हो गई थी, बंटवारा हो गया था मान लीजिए। वर्ष देखिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में, किसमें, उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। इसे सूरत का विभाजन कहते हैं। 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी जो थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में जो है रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। कौन बना अंत में अध्यक्ष, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो हिस्सों में टूट गई और बाद में जाके 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार ने जिसकी अध्यक्षता की थी, वहां फिर नरम दल और गरम दल का आपस में समामेलन हुआ। ठीक है ना। तो चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 12 घंटा, ऑप्शन बी है 24 घंटा, ऑप्शन सी है 48 घंटा, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो जो भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह होता है, जो उसका आवर्तकाल होता है, वो उसके साथ चक्कर लगाता है तो उसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ठीक है ना। भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का होता है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये जो है एक भू-स्थिर उपग्रह जो होता है, एक भू-स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है। ठीक है ना। एक भू-स्थिर उपग्रह क्या होता है, वो पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है। भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल जो होता है वो 24 घंटे होता है। ठीक है, चलिए आज के 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का 20वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? प्रश्न सुनिए, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए है गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव ने और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर ने। तो कौन से थे गुरु जिन्होंने जो है खुसरो की सहायता की थी धन से और उससे? तो देखिए ये है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें सिख गुरु थे। इन्होंने जो जहांगीर का विद्रोही पुत्र था उसको शरण दी थी, वो इनके यहाँ आया था आशीर्वाद के लिए। ठीक है, और इन्होंने उसे धन और आशीर्वाद दोनों दिया था। तो इससे जहांगीर नाराज हो गया और उसने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। ठीक, तो गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे और शहीद होने वाले 2 सिख गुरुओं में ये पहले थे जिन्हें जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, और दूसरे गुरु सिख गुरु कौन होंगे? वो होंगे तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर, वो हम आगे जब आएंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आपके हमारे ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमने यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उनके लिए एक लंबी श्रृंखला तैयार की है। और ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन का सीरीज है, जो कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।